हेलो। सभी को नमस्कार और हिंदी दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ये वीडियो मेनली मैंने जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, जो हिंदी माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो उनके लिए विशेष ध्यान में रख के बना रहा हूँ। एक तरह से जस्ट मैं मैसेज जो आपको एक बस देना चाहता हूँ कि जो भी है, ए लॉट ऑफ टाइम जैसे हमारे पास बहुत समय कॉल आते रहता है कि हम हिंदी माध्यम से हैं। तो हिंदी माध्यम से हो, तो ये अपने आप को बेचारा महसूस नहीं करना है। हर में सब में चाहे वो अंग्रेजी माध्यम के हों या हिंदी माध्यम के छात्र हों, क्षमताएँ सब में सेम है। भाषा मैं नहीं समझता हूँ कि एक बैरियर है। भाषा का उद्देश्य जो है, हम जो कुछ कहना चाह रहे हैं, उसे व्यक्त करने का एक तरीका है। देखो, जस्ट आप पशु-पक्षी को देखो और सारी जीवों को, तो कहीं न कहीं वो भी अपने आप में वो जो अपना उनकी फीलिंग है, उनके जो भावनाएँ हैं, वो व्यक्त करते रहते हैं। अभी जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें एनिमल बीइंग्स का था। एनिमल बीइंग्स में क्या करते हैं कि जो पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े पे मेनली वो वीडियो फ़ोकस था। तो उसमें क्या है कि जो सेक्स करते हैं कीड़े-मकोड़े, तो उसमें से या एनिमल बीइंग्स जानवर्स वगैरह, तो वो आवाज़ निकालते हैं। अब देखो, एक बड़ा जानवर है तो उसको तो उस ढंग से, जैसे एक आपने भैंस पाल रखा है, एक गाय पाल रखा है, तो वो उसको खतरा तो उस ढंग का नहीं है। लेकिन जो कीड़े-मकोड़े होते हैं, उनको खतरा होता है कि प्रेडेटर जो होते हैं, जो उनका शिकार करते हैं, वो यदि वो आवाज़ करते हैं, तो उन्हें खाने का, ये उनको खा जाने का खतरा रहता है। जस्ट ये रियली मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें कि अभी तो था कि कुछ ऐसे जस्ट इमेजिन करो कि कुछ कीड़ा है, तो वो सेक्स के लिए अपनी जो पार्टनर है, उसे वो बुला रहा है। लेकिन जो प्रेडेटर है, जो उसका शिकारी जीव-जंतु है, वो भी उस आवाज़ को सुन रहा है और वो आवाज़ सुनता है, तो वो पता चल जाता है कि अच्छा ये यहाँ है और उसको ये बेचारा एन्जॉयमेंट के लिए कर रहा है, चीज़ों को आवाज़ निकाल रहा और इसे खा जाता है। तो कहीं भी जस्ट उनकी आवाज़ तो वो एक भाषा ही है ना, मेरे समझाने का तात्पर्य यहाँ ये है। तो वो कहीं न कहीं अपने वो जो भी जिस भी फ़ॉर्म में आज हम जीव-जंतुओं का उस भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं। ग्रेजुअली देखो, जो भी मवेशी, जो भी पशु-पक्षी, जिनको भी हम, जैसे तोता एक है आपका तोता। तोता जो है बहुत हद तक आपकी चीज़ों को समझता है और आप जो बोलते हो, इस ढंग से बोलता है, लगता है कि मनुष्य ही बोल रहा है, कुछ उस टाइप का आपको लगेगा समानता जैसा। तो कुछ जो हमारे संपर्क में जो जीव-जंतु आए, तो वो हमारी चीज़ों को समझते हैं, हमारी भाषाओं को समझते हैं। हम जब डाँटते हैं जैसे, तो वो उस चीज़ को समझते हैं, या जैसे कोई भी उसका कुछ भी हो, दर्द हो, तो वो उस चीज़ के बारे में बताते हैं, वो अपने तरीके से बताते हैं। तो भाषा, लेकिन मनुष्य ने क्या है कि इसको अच्छे तरीके से भाषाओं का विकास किया और ये भाषा जो है, बहुत अलग-अलग तरीके से विकसित है। देखो, कुछ भाषाएँ हैं जिसके कि प्रॉपर व्याकरण विकसित हैं, प्रॉपर ग्रामर विकसित हैं। कुछ भाषाएँ जो हैं, उनके प्रॉपर ग्रामर विकसित नहीं है। लेकिन वो भाषाएँ हैं, कुछ भाषाएँ हैं सिर्फ़ बोली जाने के काम में आती हैं, उन्हें उस फ़ॉर्म में लिखने के लिए उनके पास अपनी लिपि नहीं है। लेकिन बहुत सारी जो भाषाएँ हैं, उनकी अपनी लिपि हैं, अपने ग्रामर हैं, वो सारे अपने नियम और कायदे और कानून हैं उस भाषा को प्रॉपर ये करने के लिए, जैसे आप हिंदी में ही लिखते हो। तो देखो, नो डाउट, जैसे जो आप मान के चलो, जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए सपोज़ है कि आपको अंग्रेज़ी भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि सेकंड पेपर जो आपका द्वितीय पेपर जो है, उसमें आपको जो लैंग्वेज अंग्रेज़ी लैंग्वेज है, अंग्रेज़ी भाषा है, उसका ज्ञान भी होना आवश्यक है। लेकिन जो ऐसे देखा जाए, तो भाषा क्या है कि एक माध्यम है, वो माध्यम से हम किसी भी तरीके से एक दूसरे को अपना जो हम कहना चाह रहे हैं, जो भावनाएँ हैं, वो कह सकें। तो क्या होता है परीक्षा में, जो आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में प्रॉपर तरीका से जो एग्ज़ामिनर है, आपसे संवाद स्थापित नहीं कर पाता है। लेकिन जो सब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसमें लिखित पेपर होता है, उसमें जो आपका जो कॉपी आपका चेक कर रहा है,
जो आपके कॉपी का मूल्यांकन कर रहा है, वो एक तरह से आपसे वार्तालाप कर रहा है। आपने अपनी लिखाई से उस चीज़ को प्रेज़ेंट कर रहा है। जैसे मैं कॉपी देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स का, तो देखो कुछ स्टूडेंट्स जैसे मैं इलाहाबाद में जब पढ़ाता था, तो कुछ स्टूडेंट्स जो थे, वो उन्हें पर्सनल टच में बहुत सारे आज भी देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पर्सनल टच में रहते हो, बहुत सारे हैं। हाँ, ठीक है, वो वीडियो देखते हैं और दैट्स फाइन। मेरे लिए ये चीज़ें हैं कि अब देखो इंडिविजुअली मैं सबको सबकी राइटिंग मैं चेक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो सब्सक्राइब रहोगे वही उन्हीं की चेक, जो टेस्ट लिखोगे उनका मैं चेक करूँगा, क्योंकि हमारे पास ये अनलिमिटेड टाइम नहीं है। अब मैं दूसरे से काम करवाता हूँ, तो मैं एक मेरी क्षमता लिमिटेड है ना, कि मैं 24 घंटा में से 24 घंटा तो वर्क नहीं कर सकता हूँ ना, हम 12 घंटा 14 घंटा ही वर्क कर सकते हैं। तो बहुत लोगों से मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन में नहीं रहता हूँ, बहुत से रहता हूँ। तो मैं जब देखता हूँ कॉपी, तो आप हिंदी के हो तो हिंदी में उस चीज़ को अच्छे से लिखो, उसमें भी गलत रहता। इंग्लिश के हो इंग्लिश। एब्सोल्यूट जो है सही पूरी तरह से नहीं लिखा जा सकता तुरंत। वो ग्रेजुअली एक अभ्यास, जो अभ्यास करते-करते, करत-करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। तो आपको ग्रेजुअली जो है वो मेहनत करते रहना होता है। आप कंटिन्यू जब बने रहोगे, जब भी मेहनत करते रहते हो, तो एक दिन ऐसा आता है कि आप उस चीज़ को कर सकते हो। तो कभी भी भाषा का जो है, भाषा का जो यही महत्व मैं समझता हूँ कि आप जो कुछ कहना चाह रहे हो, वो संवाद जो है, आपका संवाद, ठीक है? आपका संवाद जो है, जो दूसरी तरफ का पर्सन है, दूसरी तरफ है, वो संवाद उसी फ़ॉर्म में पहुँचना चाहिए। उसी फ़ॉर्म में नहीं तो मैक्सिमम जो है जो पॉसिबल हो सकता है, जो अधिकतम सक्षम हो सकता है, उसके लिए वो वहाँ तक मैसेज वहाँ पहुँचना चाहिए। अब देखो हिंदी जो ये हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आप खुद पढ़ लेना, मैं इन चीज़ों पे ज़िक्र नहीं करना चाहूँगा। ऑब्वियसली है कि हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था कि संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि हिंदी जो है भारत की राजभाषा होगी। इस महत्वपूर्ण निर्णय को के महत्व को प्रतिपादित करने और हिंदी को हर क्षेत्र में प्रचारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति बना वर्धा में। तो उसके अनुरोध पे प्रति वर्ष जो है वर्धा, जैसे महात्मा गांधी जो थे, वर्धा एजुकेशन के बारे में हमने बताया था, एजुकेशन सिस्टम जिसको हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने तैयार किया था। तो वर्धा जो गांधी जी का लास्ट में जो है जीवन का वो सेंटर रहा, वो केंद्र रहा। तो वहाँ उसने वर्धा ने एजुकेशन सिस्टम पे भी बहुत अच्छा वर्क किया। तो हम उस चीज़ को मनाते हैं। फिर देखोगे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने में जैसे काका साहब कालेलकर एक टॉप के एजुकेशनिस्ट थे, और जो प्रथम ओबीसी आयोग जो बना था, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, वो काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में, हाउएवर जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पर कोई अमलीजामा नहीं पहनाया। फिर तो काका साहब कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास से लेकर के बहुत सारे लोगों ने इसको योगदान दिया। इनफैक्ट यदि देखोगे तो 1918 में ही, यानी आज से 100 प्लस ईयर, 100 साल से अधिक पहले, गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया, जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय 17 के अध्याय की अनुच्छेद 343 के खंड ए 1 में, यानी कि इस प्रकार वर्णित है कि संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का प्रारूप जो होगा वो अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो यह जो निर्णय है वो 14 सितंबर को लिया गया, इसी वजह से हम 14 सितंबर को मनाते हैं। अब इस विषय पे, इस दिन क्या होता है कि डिफरेंट जगह पे हिंदी निबंध लेखन होता है, वाद विवाद प्रतियोगिता होता है, विचार गोष्ठी होती है, काव्य गोष्ठी होती है, श्रुति लेखन प्रतियोगिता होती है, हिंदी टंकन प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन, जो भी राजभाषा सप्ताह मनाया जाता है, पुरस्कार सम्मान समारोह, ये सब सारी चीजें हमारे लिए, ये चीज़ें आप ये पढ़ सकते हो, इस चीज़ के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं। मेरे कहने का यही मतलब है, तात्पर्य है कि जो भाषा है, वो आपके संवाद को दूसरे तक डायलॉग का, जैसे जस्ट इमेजिन करो कि सम टाइम मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि एक्चुअली आप कहना क्या चाह रहे हो? जो देखो अभी जो मैं कुछ-कुछ का जो टॉपिक जो ये प्रैक्टिस ग्रुप चला रहा हूँ,
तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि इंडिविजुअली स्टूडेंट को जो भी है कि 5 मिनट्स 10 मिनट्स के आसपास मैं उस टॉपिक को जिसको उसने लिखा है, तो उसके बारे में मैं उनको बताता हूँ। उन्हें बताता हूँ कि आपने कहाँ मिस्टेक, मतलब क्या कहना इसमें क्या चाह रहे हो? तो सर एक्चुअली हम ये कहना चाह रहे हैं। तो देखो, मैं यहाँ जब आपको सुधार करवा रहा हूँ, तो मेरे पास ये टाइम है कि मैं आपको कॉल करके भी बता रहा हूँ कि आपने यहाँ लिखा है, एक्चुअली यहाँ इस जगह पे ये आपको लिखना था। ये चीज़ें जो लिखा है वो सही नहीं है। लेकिन एग्ज़ामिनर आपसे फ़ोन करके नहीं पूछेगा ना कि भैया जी आपका कॉपी चेक कर रहे हैं, एक्चुअली हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या इसमें, तो आप ये हमको मीनिंग क्लियर करवा दें तो हम आपको फुल मार्क्स दें। एग्ज़ामिनर को उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपको जानता ही नहीं है। वो आपके लेखन से ही आपके जो पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व जो है, वो उसके बारे में पता करता है कि क्या आप किस ढंग के आप सोच रखते हो। क्योंकि एन नंबर ऑफ कई आपके 4 ऐसे लिखने मान के चलो होते हैं डिफरेंट, मैं सिर्फ असिस्टेंट कमांडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस भी एग्ज़ाम में जो कमीशन का एग्ज़ाम है, तो हर में जो आपका रिटन पार्ट होता है, तो उसमें आपके लेखन कला से ही वो आपके व्यक्तित्व को पहचानता है, फिर आपके नॉलेज लेवल को भी पहचानता है। कि वो आप कितने डीप हैं। जैसे वो किसी से एक जिसको मैं जानता हूँ, तो उसके एग्ज़ाम में पूछा गया कि जो सदिश राशि क्या है? तो यानी कि इंग्लिश में वो था, तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो उससे पूछा गया सदिश राशि क्या है एग्ज़ाम में? तो बोला सदिश राशि वो राशियाँ होती हैं जो अदिश राशि नहीं है, और अदिश राशियाँ वो राशियाँ हैं जो सदिश राशियाँ नहीं हैं। तो दैट्स द थिंग, जो भी चीज़ें हैं कि ये कोई प्रॉपर जवाब नहीं हुआ। यदि आप इस चीज़ को लिखते हो, तो आप समझ सकते हो कि आपको क्या प्राप्तांक होंगे, क्या मिलेंगे, और जो आपका जो कॉपी चेक कर रहा है, वो कितना हँसेगा आपके ज्ञान पे। तो आप अपने कॉपी, अपने जो राइटिंग है, अपने लेखन कला है, उसके आधार पे आप उस चीज़ को जुड़ते हो। आपसे जुड़ता है वो एग्ज़ामिनर, और आप एग्ज़ामिनर्स हो। आप जब जिस समय लिखने बैठते हो, तो आप इस चीज़ को, आपका भान नहीं है ना कि कौन हमारा एग्ज़ामिनर होगा। अभी तो जैसे मैं कुछ ऐसे दे रहा हूँ, कुछ टेस्ट लिख रहे हो, तो आपको पता है कि एग्ज़ामिनर ये होगा। कुछ लोग जैसे होते हैं, तो जैसे मैं स्टूडेंट से जब यहाँ अभी फ़िलहाल मैं उस चीज़ को कंडक्ट नहीं करवा रहा हूँ, कमिंग डेज़ में मैं उसको करवाऊँगा। मैं पहले बीच-बीच में वहाँ जो होता था फीडबैक लेता था, तो फीडबैक लेने में मेरा तात्पर्य ये होता था कि मैं किसी को भी बोलता था कि अपना नेम मत लिखो, क्योंकि यदि नेम लिखते हो, तो शायद आप जेन्युइन फीडबैक नहीं दे पाओगे, थोड़ा-सा आपको हेजिटेशन होगा। मैं बोलता था कि मेरे बारे में जो खराब भी लिख सकते हो, क्योंकि जो है मुझे खुद एज़ अ टीचर की हैसियत से मुझे खुद अपने आप में सुधार करना है। आपको यदि विद्यार्थी की हैसियत से अपने आप में सुधार करना है, तो मुझे एज़ अ टीचर की हैसियत से अपने आप को सुधार करना है। हम जितना अधिक अपने आप में सुधार करेंगे, तो एक अच्छा टीचर, इनफैक्ट इसी वजह से मैं जो जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कुछ लोग जो हैं कि पढ़ना नहीं है, हर विषय में सिर्फ टॉर्चर करने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछो। किसी के पास अनलिमिटेड टाइम नहीं होता है, और वो इरिटेशन क्रिएट करता है। लेकिन यदि जेन्युइन क्वेश्चन पूछते हो, जिससे मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं उस क्वेश्चन का स्वागत करूँगा। और तो हमेशा मैं वहाँ फीडबैक बीच-बीच में लिया करता था कि हाँ, चीज़ें क्या है, आप क्या सुधार चाहते हो, और क्या कमी रह गई है क्लासेस में। तो उस चीज़ के लिए, तो आपको यहाँ पता है कि ये एग्ज़ामिनर हमारा है, ये हमारा कॉपी चेक करेगा, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आपको पता नहीं है कि हमारा कौन एग्ज़ामिनर होगा। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप बेस्ट दे सकते हो, एरर मिनिमम करो, सेंटेंस सिंपल रखो, बहुत बड़ा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब सेंटेंस जो वाक्य जो है सिंपल रखो, लेकिन उसमें से जो कुछ आप कहना चाहते हो उसे डिलीवर करो। और मैं ये हिंदी वालों के लिए मेन कह रहा हूँ, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना कि भाषा जो है वो आपका जो बैरियर नहीं है, वो आपको रोकने के लिए बांध नहीं बनाया हुआ है, वो आपको आगे बढ़ाने का एक तरीका है। आप जितनी अधिक भाषाओं को जानते हो, उतना अच्छा है। अधिक भाषा की जानकारी, जैसे हमने बताया था ना कि हमारे पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर जो थे, पूर्व प्राइम मिनिस्टर, वो कई भाषाओं की जानकारी रखते थे, तो एक अच्छी बात है। फिर राजा राम मोहन राय के बारे में बताया कि वो बाइबल को अपने ओरिजिनल फॉर्म में पढ़ने के लिए हिब्रू अ, ऑब्वियसली सॉरी, ये मैंने उन लोगों को बताया, उन लोगों का वीडियो में जो पेड वाले हैं, तो उसमें मैंने बताया। तो चलो, मैं ये सबके लिए ओपन, कि जो पीवी नरसिंह राव थे, वो कई भाषाओं के जानकार थे। तो जितना ज़्यादा जानते हो, आप जनता के पास जाते हो, तो उस जनता से आप कनेक्ट होते हो, और उतनी अच्छे तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हो, उतने अच्छे तरीके से जनता के फीलिंग्स को भी समझ सकते हो, और अपने फीलिंग्स को उनके लैंग्वेज में समझा सकते हो। फिर आप देखोगे कि ये राजा राम मोहन राय के बारे में बताया।
तो वो बाइबल उन्होंने क्या है अंग्रेजी की शिक्षा ली, हिंदी की शिक्षा ली, बंगाली की शिक्षा ली, फिर उर्दू की शिक्षा ली, फारसी की शिक्षा ली। बाइबल को ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ने के लिए उन्हें हिब्रू लैंग्वेज का शिक्षा लिया। तो समझ सकते हो कि कोई एक बुक पढ़ने के लिए यदि जस्ट इमेजिन बाइबल नो डाउट धर्म ग्रंथ है, लेकिन मैं एक इसे किताब के रूप में मानता हूँ, तो एक किताब को पढ़ने के लिए उन्होंने पूरी उस लैंग्वेज को सीख लिया। तो हर कोई जितनी आप अधिक लैंग्वेज को जानोगे, जितने अधिक चीज़ों को आप जानोगे, एक इंसिडेंट आप शायद भारतीय राजनीति के उस पहलू से वाकिफ़ ही हैं कि जब 1966 में जब जब लाल बहादुर शास्त्री का डेथ हुआ, तो लाल बहादुर शास्त्री का डेथ हुआ, तो देखो 2 टाइम जब जवाहरलाल नेहरू जी का डेथ हुआ, तब फिर प्रश्न उठा कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे? तो उस समय तो सर्वसम्मति से जो भी है लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री भारत का बना दिया गया। लेकिन 1966 में जनवरी के महीने में लाल बहादुर शास्त्री जी का ताशकंद समझौता करने के लिए भारत-पाकिस्तान के बीच गए हुए थे, तो वहाँ उनका जो संदेहास्पद स्थिति में कैसे क्योंकि पूरी तरह से पता नहीं चला, उनका देहावसान हो गया। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो कैंडिडेट 2 थे, मोरारजी रणछोड़ देसाई, मोरारजी भाई देसाई जो है कि 1964 में तो वो मान गए थे, लेकिन बोले अब नहीं मानेंगे, अब हम प्रधानमंत्री हम भी बनेंगे और इंदिरा गांधी दूसरी कैंडिडेट थी। तो उस समय जो एक सिंडिकेट ग्रुप हुआ करता था और उस सिंडिकेट ग्रुप में नन हिंदी के लीडर्स हुआ करते थे और उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो है कुमारास्वामी कामराज, के कामराज जो आप नाम सुने होंगे, तो के कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो कुछ लोगों ने बोला कि ऐसा है कामराज जी कि आप ही क्यों नहीं भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं क्योंकि पार्टी अध्यक्ष का पद अपने आप में बहुत गरिमापूर्ण होता है और आप उस लेवल के कद्दावर नेता हैं। तो बोलते हैं कामराज कि नहीं प्रधानमंत्री मैं नहीं बन सकता हूँ। इसका कारण एक तो बहुत बड़ा कारण ये है कि मैं ना तो हिंदी जानता हूँ, ना इंग्लिश जानता हूँ। मैं सिर्फ तमिल जानता हूँ। तो कहीं न कहीं इंडिया के मासेस से जो जनता से जुड़ने के लिए हिंदी का या अंग्रेजी इन दोनों में से कहीं न कहीं का किसी चीज़ का ज्ञान आवश्यक है। ख़ास करके जैसे हिंदी का जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लाल किले की प्राचीर से देखो मनमोहन सिंह को भी हिंदी उतनी अच्छी उस लेवल से नहीं आती है, क्योंकि आप जब वो कभी भी जैसे लाल किला के उनके भाषण को सुनो, मैं वहाँ उपस्थित था 2011 में, तो मैं उनके भाषण को सुन रहा था। तो वो जब बोलते हैं और अपने अभी के वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, तो दोनों में अंतर आपको लगेगा। तो भाषा का यही महत्व है। तो हिंदी भाषा जैसे इंडिया में हो, तो ऐसा नहीं अभी जैसे बहुत सारे विवाद, मैं किसी चीज़ को ये नहीं हूँ कि मैं यहाँ इस ये मैं हिंदी को प्रमोट कर रहा हूँ या किसी भाषा का विरोध कर रहा हूँ। आपको जितनी अधिक लैंग्वेज जानते हो, जस्ट सोचो कि मैं सपोज़ कर्नाटक बीच-बीच में बैंगलोर जाता रहता हूँ, कभी-कभी 1-1 महीना रहता हूँ। हाँ, अब मैं वहाँ नहीं वो जानता हूँ उसके लैंग्वेज को, लेकिन यदि मैं सीख जाऊँ, तो अच्छा हो ना, लेकिन कहीं न कहीं सीख नहीं पाता हूँ कि ध्यान नहीं देता हूँ। जस्ट सोचो, मैं एक समय जब सीआईआईटी सिलचर में था जब सीआरपीएफ में, तो मेरे 2 रूममेट और हुआ करते थे। एक मणिपुर के थे और एक तमिलनाडु के। तो जब खाना खाने के लिए तो हमने बोला यार जो तमिलनाडु का था, जो वो दोनों अभी असिस्टेंट कमांडेंट हैं, मैंने जॉब छोड़ दिया लेकिन वो लोग जॉब में हैं। बोला कि शांतनु आप क्या कहते हो उसको? तो बोला सापुड़े पोलम्मा इन तमिल में जो बोलते हैं सापुड़े पोलम्मा कि खाना खाने के लिए एक तरह से चलें। अब जस्ट सोचो कि यदि सीख गया हुआ होता जस्ट थोड़ी देर के लिए, मानो कि हम लोग अच्छा खासा दिन तक रहे या फिर जो मणिपुर का एक बंदा था, तो मणिपुर वाले के साथ हम रहे और डिफरेंट जैसे कर्नाटक जाता हूँ तो कर्नाटक वाले कुछ लोग भी मिल जाते हैं। नहीं सीख पाता हूँ वो दूसरी चीज़ें, लेकिन सीखना चाहिए। जैसे एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि एक जो टीचर्स है, प्रोफ़ेसर ऋतुरंजन, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में वो हम लोग को इंडियन बिज़नेस एनवायरनमेंट पढ़ाते थे, वो इकोनॉमिक्स के प्रोफ़ेसर हैं, एसोसिएट प्रोफ़ेसर शायद हैं। तो वो क्या करते थे कि वो जो भी लैंग्वेज आप बंगाली, हिंदी, पंजाबी राजस्थानी ये सब और बहुत सारे लैंग्वेज को जानते हैं। तो उनका क्या काम है कि किसी को भी वो उनसे सब लोग घबराए रहते हैं कि क्वेश्चन बहुत पूछते हैं किसी भी चीज़ में और तुरंत सीखेंगे चीज़ों को। तो एक अच्छा कुछ चीज़ों में उन्हें अच्छा माना जाता है कि वो चीज़ों को सीखते हैं सीखते रहते हैं। तो हमारे लिए यही होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक लैंग्वेज को सीखें। तो अब रही बात जैसे हिंदी से आप हो, तो हिंदी से हो तो इसको हिंदी को आप ये नहीं मानो कि ये हमारी कमज़ोरी है, हम अंग्रेज़ी अच्छा नहीं जानते हैं। आप कोशिश करो
और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अंग्रेजी सीखना बहुत मुश्किल नहीं है। मैं खुद हिंदी माध्यम से रहा हूँ शुरू में और मैंने 12वीं तक बेसिकली 10वीं तक की जो पढ़ाई प्रॉपर हिंदी माध्यम से की। लेकिन मैं इंग्लिश सीखने के लिए धीरे-धीरे करके मैं अच्छी इंग्लिश नहीं सीख पाया हूँ, आज भी नहीं सीख पाया हूँ, ख़ास करके जो मेरा स्पीकिंग स्किल्स है वो बहुत बुरा है। क्योंकि जिस समय भाषा प्रॉपर सीखना चाहिए था, कहीं न कहीं हमारे पास अपॉर्च्युनिटी नहीं थी, तो नहीं सीख पाए। लेकिन मुझे जितनी ज़रूरत होती है आइदर वो स्पीकिंग में या फिर लिखने में मैं रिलेटिवली चलो ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करता हूँ, स्पीकिंग में नो डाउट जैसे जो इंग्लिश माध्यम के जैसे अभी मैं मॉक इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो जो मॉक में असिस्टेंट कमांडेंट 2019 बैच के, तो जो अंग्रेजी में बात करते हैं, तो मैं उनसे अंग्रेजी में बात करता हूँ या जो हम लोग के कॉलेज वगैरह में भी होती थी। तो डिपेंडिंग ऑन जैसा सिचुएशन आता है हम उस ढंग से तो एटलीस्ट 2 भाषाओं की हमारे पास सही जानकारी है कि अब संस्कृत सपोज़ 10वीं क्लास तक पढ़ा, लेकिन उस चीज़ को हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं कि उसका इम्पोर्टेंस नहीं लगा। अब या तो हमें उसमें स्पेशलाइज़ेशन करना था होता तो कर लिए होते। तो आप भाषा अधिक से अधिक सीखो और कभी भी जैसे आप हिंदी जानते हो, तो अपने को बेचारा महसूस कभी नहीं करना है। कभी ये चीज़ महसूस ही नहीं करना है कि हम हिंदी जानते हैं तो हम बेचारा हैं। अब जस्ट सोचो कि आपका पेपर 1 जो है ऑब्जेक्टिव जैसे असिस्टेंट कमांडेंट की मैं बात बता रहा करूँ यदि, तो पेपर 1 है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है आपका एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू में कोई मतलब ही नहीं है लैंग्वेज से, सेकंड पेपर सिर्फ़ आता है। इंटरव्यू आप दोनों लैंग्वेज में दे सकते हो इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इंटरव्यू क्या है? पर्सनैलिटी टेस्ट यानी व्यक्तित्व का आपका जो परिचय है, जो व्यक्तित्व परीक्षण आपका है, तो वो आप यदि हिंदी जान रहे हो, हिंदी में अपने विचारों को, अपने वक्तव्यों को अच्छे तरीके से कर सकते हो। जैसे आप कुछ चीज़ों को पढ़ना, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ये जो आपका है संस्कृत में है, इसका रवींद्रनाथ टैगोर ने सॉरी रवींद्रनाथ टैगोर या फिर नहीं, ये शायद रवींद्रनाथ टैगोर या फिर वो अरबिंदो इन दोनों में से कोई एग्ज़ैक्ट चेक कर लेना। इन लोगों में से किसी ने उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी किया है। लेकिन अंग्रेजी ट्रांसलेशन में वो फ़ील नहीं आएगा। अब वंदे मातरम यदि आप ये करते हो तो ये जो है वो इंग्लिश में उसके पूरे कपललेट को देखोगे या फिर जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। यदि इसको आप इंग्लिश में भी इसका आप यदि इंडिया ईयर बुक इंग्लिश में यदि आप पढ़ोगे, इंडिया ईयर बुक निकालती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। तो उसमें इंग्लिश वाला यदि आप पढ़ोगे तो जो आपका जन गण मन भी जो है वो आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप उसको पढ़ने की कोशिश करना और हिंदी वाले में वो जो फीलिंग आती है, वो फीलिंग उसमें नहीं आ पाएगा। तो कुछ जो फीलिंग्स होती है, कुछ जो चीज़ें होती है, वो ओरिजिनलिटी में वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो एक नेटिव स्पीकर होता है, यदि आप हिंदी भाषा के स्पीकर हो, तो आप हिंदी में अपने विचारों को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हो। जो अंग्रेजी अच्छी तरह से पढ़ा हुआ, जिसकी शिक्षा अंग्रेजी में प्रॉपर हुई है, तो शायद वो अंग्रेजी में अपने को अच्छे तरीके से अपने फीलिंग्स जो अपने विचार हैं, उन्हें व्यक्त कर सकता है। तो हिंदी आप सीखना है, आपको हिंदी भी लिखते हो, तो उस चीज़ को अच्छी तरीके से लिखो। जैसे मैं बहुत सारे कैंडिडेट इलाहाबाद में मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो हिंदी माध्यम वाले होते थे, कुछ जो होते थे वो इंग्लिश मीडियम के कपल ऑफ होते थे, लेकिन मेजॉरिटी जो होते थे वहाँ जब हम लोग जो ऑफलाइन क्लासेस चलाते थे, तो वहाँ हिंदी माध्यम के छात्र मैक्सिमम होते थे। अब कुछ लोग जो टेस्ट देने आते थे या मैं हिंदी में भी इतनी गलती लिखते थे, इतनी गलती मैंने बोला यार एटलीस्ट आप ये शिकायत करते हो कि इंग्लिश नहीं आती है, बट एटलीस्ट हिंदी में तो इतनी अच्छे लिखना चाहिए। आप एक ग्रेजुएट हो, तो एटलीस्ट एक ग्रेजुएट हो तो सिंपल सेंटेंसेस को तो आप फ्रेम करने के लिए अब सोचो ना आप हिंदी लिखते हो सही से और ना इंग्लिश लिखते हो। उसके बाद आपकी शिकायत होती है कि हिंदी भाषा वालों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। क्या अंग्रेजी भाषा वाला सारे सेलेक्ट हो जा रहे हैं किसी एग्ज़ाम में? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। अब जस्ट इमेजिन करो कि आज के डेट में मैक्सिमम जो है हाफ जो सिविल सर्विसेज का लिस्ट देखना या असिस्टेंट कमांडेंट का देखना या मैं जैसे मॉक वगैरह ये करवा रहा हूँ, तो इंजीनियर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग इंजीनियर हैं। अब ये चीज़ें समझोगे कि इंजीनियर आधे मान के चलो आधे जो इंजीनियर और डॉक्टर मिला करके सिविल सर्विसेज में हर साल जाते हैं। तो क्या आप ये मान लोगे कि इंजीनियर होने में सिलेक्शन हो जाएगा? तो इंजीनियर तो सब हैं, मैं खुद इंजीनियर हूँ, तो आईएएस तो नहीं बन पाया। ए लॉट ऑफ टाइम आपको ये चीज़ कभी मत सोचो, कभी भी ये मन से निकाल दो, कभी भी पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी पर से ऊपर रखना चाहिए। यानी नेगेटिविटी को कभी भी जो नकारात्मक सोच है, उसको सकारात्मक सोच पे कभी हावी नहीं होने दो। जिस दिन आपका नकारात्मक सोच जो सकारात्मक सोच पे हावी हो गया,
तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, आपके लिए जो क्वालिफ़ाई करना बहुत मुश्किल होगा। तो आप हमेशा सकारात्मक सोच रखो कि हम यदि अच्छा किए हैं, जस्ट सोच लो, थोड़ी देर के लिए सोचो कि यदि आपने पेपर 1 में 150 कर लिया, सेकंड पेपर में ऐसे लिखने आपका हिंदी में चॉइस है, आपने ये कर लिया, इंटरव्यू में अच्छा, आपको कोई रोक सकता है? आप डेटा देखो, हिंदी के भी छात्र होते हैं और इंग्लिश के भी छात्र। अब देखो, बहुत बार क्या होता है, ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, जो हमारे पास होता, हिंदी माध्यम के मैक्सिमम छात्र अभी भी जैसे टेस्ट कोई लिखना प्रॉपर नहीं चाहते हैं हिंदी माध्यम। जो भी कुछ लोग टेस्ट लिख रहे हैं, वो जो हैं मेजॉरिटी एक आध को छोड़ करके इंग्लिश माध्यम वाले ही लिख रहे हैं। उसके बाद जब आपकी शिकायत होती है, सर हिंदी माध्यम वाले छात्रों का कॉपी दें। नो डाउट हमारे पास कुछ कॉपियाँ हैं हिंदी माध्यम के छात्रों को, कुछ का हमने रखा था कि शायद ये क्वालीफाई कर पाएँगे, कुछ उसमें से नहीं क्वालीफाई कर पाए। कुछ जो हिंदी माध्यम के क्वालीफाई करे, तो हम सबका कॉपी नहीं रखते हैं। जिनका भी जैसे ऑनलाइन वाले में तो मैं रख लेता हूँ, ऑफलाइन वाले में कॉपी ही रिटर्न सबका कर देते थे। तो कुछ 1-2 कैंडिडेट थे जिनको कि हमें लगता था कि ये क्वालीफाई करने वाले हैं, तो उनका हम रखते थे। कुछ जैसे लड़के क्वालीफाई किए, तो उनका हम कॉपी नहीं रखते। अब जब हिंदी माध्यम से हो, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप उस चीज़ को लिखोगे नहीं, आप करोगे नहीं, फिर सोचोगे सर हिंदी माध्यम का कॉपी दिखाइए और हिंदी माध्यम वाले होते नहीं। आप उस चीज़ को करने के लिए तैयार हो, जो चीज़ें तो लैंग्वेज कोई भी मेरे ओपिनियन में मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मैं हमेशा सही हूँ। जो मुझे लगता है, मैंने जो अनुभव किया है, मैंने डिफरेंट एग्ज़ाम को जो भी है विभिन्न परीक्षाओं का, विभिन्न आयोगों का, ऐसा नहीं है मैं आपसे ज़्यादा टाइम में फेल मैं हुआ हूँ। आई एश्योर यू कि आप लोगों में सबसे ज़्यादा जितनी आप लोग फेल हुए हो, जो भी देख रहे होगे, कुछ ऐसा नहीं है मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमसे भी बहुत ये में लेकिन यदि असिस्टेंट कमांडेंट का जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस एग्ज़ाम में मैंने फेल नहीं हुआ हूँ। उस एग्ज़ाम में मैंने 2 टाइम्स दिया, दोनों टाइम रिटन क्वालीफाई था, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में ही नहीं गया, लेकिन मैं जब भी उस एग्ज़ाम में 2 टाइम्स दिया हूँ, दोनों क्वालीफाई हूँ, तो वो ये नहीं। लेकिन अदरवाइज़ एग्रीगेट देखा जाए तो मैं बहुत बार डिस्क्वालीफाई हुआ हूँ, बहुत बार फेल हुआ हूँ, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये कहूँ कि लैंग्वेज के कारण, तो यदि लैंग्वेज के कारण हुआ होता, तो मैं इतनी बार डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ होता। लैंग्वेज और कुछ मैं उन लोगों को जानता हूँ हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, तो वो हमसे ज़्यादा बार चीज़ों को क्वालीफाई कर चुके हैं। तो वो फ़र्क नहीं पड़ता है भाषा का। आप चीज़ों को यदि लिख रहे हो सही से, तो वो फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग हुए ये जो कि मल्टीपल टाइम्स क्वालीफाई किए। जैसे एक मेरा फ्रेंड है, वो भी यूपी में नायब तहसीलदार है अभी। उसके भैया सिविल सर्विसेज़ में 2 बार क्वालीफाई किए। फर्स्ट टाइम जो क्वालीफाई किए तो आईआरएस मिला, सेकंड टाइम क्वालीफाई किए तो आईएएस टॉप 50 में, अंडर 50 में सेकंड टाइम आए। 2 बार कंटीन्यूअस हिंदी माध्यम से ही क्वालीफाई किए। और बहुत सारे लोग हैं जिनको कि कुछ को मैं डायरेक्टली, कुछ को इनडायरेक्टली जानता हूँ, जो क्वालीफाई कर रहे हैं हर एग्ज़ाम में। तो ये आपको मन से निकाल देना है कि हम हिंदी माध्यम से हैं, तो हमें प्रॉब्लम है, हमारा रिज़ल्ट नहीं। आप कोशिश करो, अपने आप से पूछो कि क्या आप ईमानदारी से दे रहे हो? आप ईमानदारी से चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हो? आप जो हिंदी में ही लिख रहे हो, क्या वो सही लिख रहे हो? आप अपने आप से पूछो इस प्रश्न का। इस प्रश्न का उत्तर किसी को दूसरे को देने की ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ को अपने में सेल्फ इवैल्यूएशन जो कहते हैं ना, कि आत्म-मंथन आपको करने की ज़रूरत होती है। अभी भी जस्ट ये सोचो कि आपके एग्ज़ाम में 3 महीने समथिंग हैं, 3 महीना कुछ दिन बचा हुआ है। अब असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम में, और हर एग्ज़ाम, हर तरह का एग्ज़ाम अलग-अलग टाइम में चलते रहता है। आप उस में क्या कर रहे हैं? सिर्फ़ प्लान बना रहे हैं या उस प्लान को अमली-जामा भी पहना रहे हैं? उस प्लान में जो कुछ निखर कर के आया है, क्या उसे आप ज़मीनी स्तर पे ला रहे हैं? यदि ला रहे हैं, तो आपको कोई भी एग्ज़ाम में नहीं रोक सकता है। मैं देखो यहाँ आपको जो हिंदी माध्यम के हो, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद हिंदी माध्यम से बिलॉन्ग किया हूँ। मैं लंबे समय से, मेरे बचपन से मैं जो एक तरह से पढ़ाई का जो मेरा क्यूरियोसिटी जागा, मैंने ये जब जीवन में सोचा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ अचीव करना चाहता हूँ, उस समय मैं हिंदी का ही छात्र था। इंग्लिश जो है ऐज़ ए मैंने लर्निंग या प्रॉपर तरीक़ा से चीज़ें बहुत बाद में सीखी। जो जो एक बच्चे का जो बौद्धिक विकास जिस समय होता है, जो सबसे अधिक जो उसका बौद्धिक विकास होता है, जब सबसे अधिक सीखने की लगन जिस समय होती है, मैं उस समय हिंदी माध्यम का ही छात्र हुआ करता था।
और उस समय मैं समझता हूँ कि जो लगन उस समय थी, आज वो चीज़ें नहीं रह गई है। कहीं न कहीं लॉट ऑफ चीज़ें होती है लाइफ में, बहुत सारे डायमेंशंस आते जाते हैं। आप उस चीज़ों के बारे में सोचते रहते हो, उसमें टाइम देते रहते हो। जैसे आज मैं खुद अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। मैं आप लोगों के लिए जो भी हैं वीडियो रेगुलर बनाना, कॉपी चेक करना या जिनको भी आपका कोई मैसेज रहता है, कुछ क्वेश्चन्स क्वेरी रहता है, उस चीज़ का रिप्लाई करना, उसका जवाब देना, ये सारी चीज़ों में बहुत सारा टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन जो बौद्धिक विकास जिस समय हमारा होना था, बहुत सारी चीज़ें जो विकसित किया, तो मैं हिंदी माध्यम से ही था। मैंने खुद सरकारी स्कूल में शायद उस ड्यूरेशन में अपने बोरे लेकर के जा कर के अपने बिस्तर बोरा लेकर के बैठना होता था। वहाँ बेंच डेस्क तब नहीं होता हुआ करता था, तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था उस चीज़ों को। तो वो कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं है। आप में सीखने की लगन हो सकनी चाहिए और कुछ भी कर सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट हमेशा देखोगे, जो आज के डेट में देखो मोटिवेशनल स्टोरी हर जगह आपको यूट्यूब में डिफरेंट पर्सन्स का का जैसे जस्ट इमेजिन करो कि इस बार का जो भी होगा, जो असिस्टेंट कमांड 2019 का, तो इसमें से मैं बहुत सारे लोगों का आपको जो रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रेजेंट करूँगा, कि ये और उनके चीज़ों के कुछ बारे में भी कि उनके क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या पॉजिटिविटी नेगेटिव थी, उसके बाद भी ये लोग क्वालिफ़ाई किए। तो जैसे-जैसे हमारे पास डेटा वगैरह आते रहते हैं, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ते रहते हैं, तो अपने पास खुद एक्सपीरियंस ये बढ़ते रहता। तो मैं हमेशा यही चीज़ें कहूँगा और हिंदी दिवस के इस पावन अ, दिन पे ये कहना चाहूँगा कि आप कभी अपने को हीन भावना अपने अंदर आने नहीं दो। आप हमेशा जो सकारात्मक सोच रखो और उस सकारात्मक सोच से आगे बढ़ते रहो। शायद हो सकता है कि आप जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, उसमें सफलता नहीं मिले, लेकिन आप यदि राइट ट्रैक पे मेहनत करते जाते हो, कंटिन्यू करते जाते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि किसी न किसी चीज़ों में सफल ज़रूर होगे। और जीवन में सफलता सिर्फ़ और सिर्फ़ उस एग्ज़ाम्स की सफलता ही मायने नहीं रखती है। लेकिन आपके लिए मुख्य अभी टारगेट लक्ष्य है कि एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस चीज़ को कि हाँ, ठीक है, हमें जितना हिंदी में है, उतना हिंदी में, और जो इंग्लिश है, जो अंग्रेज़ी है, उससे बेसिक्स अंग्रेज़ी भी सीखना है। जैसे बेसिक ग्रामर, तो उस चीज़ को करना है। जैसे अभी असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, तो मैं हिंदी माध्यम के लिए बैच चला रहा हूँ। जिनको भी करना है, वो आपका उनका स्वागत है। मैं इस वजह से शुरू से बेस से लेकर के कि हिंदी माध्यम को के छात्रों को जो प्रॉब्लम होता है, तो सबसे प्रॉब्लम होता है ट्रांसलेशन का, तो मैं टेंस से ही उसमें से शुरुआत किया हूँ। फिर ग्रामर का जो बेसिक होता है, जैसे वर्ब, जो क्रिया है, उसको कहाँ लगाना, किस ढंग से क्रिया के फॉर्म को V1, V2, V3, V4, V5, ये सारी चीज़ों को, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट जो है, तो वो सिंपल सारी चीज़ों को हमने समझाने की कोशिश की है, ठीक है? तो कुछ भी क्वेश्चन्स क्वेरी है, कुछ भी ऑब्जर्वेशन है, कुछ भी शिकायत है, जो आप कहना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, आप उस चीज़ को करें। कुछ को पब्लिक रूप से आप मैसेज करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में करें। यदि नहीं, तो आप हमें पर्सनल नंबर पे या तो आप व्हाट्सएप नंबर पे या फिर जो भी है उस चीज़ पे संपर्क कर सकते हैं। देखो, इस पे आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज पर्सनल कर सकते हैं या फिर इस पे आप टेलीग्राम नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैसेज करने की कोशिश करो, कॉल तभी करो जब बहुत ज़रूरी हो तभी, अदरवाइज़ मेरे पास खुद बहुत व्यस्तता होती है, तो मैं मैसेज का रिप्लाई जब भी टाइम मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ जितना जल्दी से जल्दी ये कर दूँ, ठीक है? तो ओके, थैंक यू। एक बार फिर से आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। अपना जो महत्वाकांक्षा है, जो इच्छाएँ हैं, उसको पूरा करने के लिए आप अपनी पूरी ऊर्जा को इसमें लगा दो।